देश भर में 5वें चरण के लिए अब चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और एक से बढ़कर एक दिग्गज पहुंच रहे हैं। झारखंड की बात करें तो यहां पर दूसरा चरण है। 3 सीटों पर यहां पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और उनमें एक सीट है हजारीबाग, जिस पर स्टार प्रचारकों की झड़ी लगी हुई है। दोनों ही खेमे से स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और अपने अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हजारीबाग में बीजेपी से मनीष जायसवाल है और कांग्रेस से जेपी पटेल यहाँ प्रत्याशी हैं और इन दोनों के पक्ष में दोनों खेमों के स्टार प्रचारक लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ की जो जंग है वो और भी दिलचस्प इसलिए बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि स्टार प्रचारकों ने यहाँ पर पूरा जोर लगा दिया है। किस तरह का मुकाबला हजारीबाग में दिख रहा है और कौन से समीकरण यहाँ पर काम करेंगे, किस प्रत्याशी के फेवर में वो समीकरण नजर आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, 3 सीटें हैं जिसमें हजारीबाग भी एक महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर कितना दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है? देखिए, मुकाबला जो ये चुनाव हो रहा है वो हर जगह दिलचस्प हो रहा है। पहले फेज में हमने देखा चारों सीटों पर कांटे का मुकाबला हुआ था। अगर हम हजारीबाग की बात करें तो ट्रेडिशनली खास करके अगर आप 1989 में जो चुनाव हुआ था और वहाँ से जो ये आप 35 साल देखती हैं तो वहाँ पर ये दिखता है कि ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड हो चुका है। और हालांकि बीच में 2 बार भुवनेश्वर मेहता 1991 और 2004 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो है बीजेपी का दबदबा वो साफ साफ दिखता है। और ये चीज़ आपको पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि अगर हम पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़ रहे थे, तब भी हम देखें तो उस समय जो है कांग्रेस को 2 सीट मिली थी और बीजेपी को भी 2 सीट मिली थी। अब ये बात अलग है कि मांडू से जो जेपी पटेल हैं, बीजेपी के विधायक थे, अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है एक सीट जो है कांग्रेस को यहाँ पर भी मिली थी, आपको रामगढ़ की सीट, जो बाद में जो है सुनीता चौधरी ने वो सीट बाई इलेक्शन में छीन ली। तो अगर अभी आप देखें तो बरही से उमाशंकर अकेला हैं और इसके अलावा बरकागांव से अंबा प्रसाद जो हैं, हजारीबाग से मनीष जायसवाल हैं, मांडू से जेपी पटेल हैं और रामगढ़ से सुनीता चौधरी हैं। ये सीटें इंडिया गठबंधन की पास। जी हाँ, तो इस तरह से है। चूंकि टेक्निकली तो अभी भी अगर आप देखें तो जेपी पटेल बीजेपी के ही विधायक होंगे टेक्निकली अगर हम बात करें तो, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात करें तो हम देखते हैं कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ पर जयंत सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट थे और बड़ी जीत जो है उन्हें हासिल हुई थी 4,79,548 वोटों की। तो बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला जो है पिछली बार हुआ था। गोपाल साहू कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बिल्कुल ही मुकाबला नहीं कर सके थे। 67% से ज़्यादा मत जो है तब जयंत सिन्हा को आए थे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ आप देखिए तो गोपाल साहू कांग्रेस के टिकट पर 23% के आसपास ही वोट लेकर आ पाए थे। तो इस तरह से आप देखिए तब तो लगता है कि बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला है। लेकिन फिर विधानसभा का चुनाव 5-6 महीने के बाद जब आया था तो ये देखने में आया कि बीजेपी का जो वोट 67% के आसपास था उसमें जो है 22-23% का डेंट लगा और वो घटकर जो है 44-45% के आसपास रह गया। और जो 23% वोट कांग्रेस का था उसमें जो है 10-12% का इजाफा हुआ और वो 34-35 तक पहुंचे। लेकिन तब भी आपको एक गैप दिखता है। अगर यहाँ पर भी आप देखें विधानसभा चुनाव से भी तो बीजेपी को अगर 44-45% और अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ले जिसमें कि कांग्रेस जेएमएम शामिल है तो वहाँ पर आपको जो है वो 34-35% के आसपास ही वोट दिखेगा। तो इससे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा एज है। और खुद अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो मनीष जायसवाल जो कि हजारीबाग सदर से चुनाव लड़े थे, उनकी जो जीत का मार्जिन था वो अगर ये जो 5 विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी की आप बात कर लीजिए तो उसमें सबसे बड़ी जीत जो है वो मनीष जायसवाल ने ही हासिल की थी। लगभग 51,000 मतों से जो है उन्होंने वो चुनाव जीता था। तो इसलिए लगता है कि उनकी अपनी भी एक पहचान है। और जहां तक आप मांडू की बात कर लें तो वहां पर जेपी पटेल एक ट्रायंगुलर फाइट में फंस गए
थे और जो उनका मुकाबला हुआ था उसमें उन्होंने आजसू के कैंडिडेट को हराया था, लेकिन जीत बहुत छोटी थी, 2-3 हजार वोटों की ही जीत रह गई थी। वजह इसकी ये थी कि जेएमएम के कैंडिडेट जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा वोट ले आया था, 40-45 हजार के आसपास, तो इस ट्रायंगुलर फाइट में इनकी जीत छोटी हो गई थी। लेकिन अगर हम पिछली बार के लीड को देखें तो मांडू वो विधानसभा है जहां से बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा की लीड मिली थी लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा जो 3 जो बाकी हैं, जिसमें कि आप रामगढ़ की बात कर लीजिए, बरका गांव की बात कर लीजिए और एक जगह हजारीबाग की बात कर लीजिए, तो वहां जो लीड थी 90,000 जो है उससे ज्यादा की थी हर विधानसभा में। मैं लोकसभा पिछले लोकसभा की बात कर रहा हूं और बरही में 87,000 की लीड थी। तो उस लिहाज से आपको बीजेपी यहाँ स्ट्रांग दिखता है, लेकिन हर चुनाव नया होता है। यहाँ पर जेपी पटेल का भी कहना है कि वो किसी इतिहास भी चुनाव में अगर पार्टी बदलता है कोई प्रत्याशी और बदलकर दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने आता है, जैसे अब जेपी पटेल ही हैं, बीजेपी से वो विधायक बने लेकिन अब कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में कितना फर्क पड़ता है वोटों पर? क्या वोट बढ़ता है या फिर पब्लिक थोड़ा सोचती है वोट देने में? देखिए, जो अगर आप बात करें, जनता की बात करें, दोनों तरह के उदाहरण है कि कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि दल बदल करने वाले प्रत्याशी चुनाव जीत भी जाते हैं। इसलिए उसे नहीं देखिए, लोग समर्थक उसे अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। जो जिस दल में वो व्यक्ति गया है उसके लिए वो अच्छी बात हो जाती है, जिस दल के खिलाफ गया है उसके वोटर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये बहुत सीधी सी बात है। तो उसका एक जो असर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, आप कहिए तो, चाहे वो कहीं की भी हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो अगर हम जातीय समीकरण पर भी अगर आए तो देखिए, यहाँ जो मुस्लिमों की जो आबादी है, जो मुस्लिम वोटर हैं, उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 18% के आसपास है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 15% से थोड़े ज़्यादा हैं और शेड्यूल ट्राइब जो हैं वो 12.8% हैं और महतो जो हैं वो 15.3% हैं। और यही जो 15.3% हम देख रहे हैं, यही वो कारण है कि जेपी पटेल को बीजेपी से लाकर जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया जा रहा है। क्योंकि इस वोट पर देखिए, इस बार जो रणनीति बनाई है, मैंने कई बार पहले भी कही है कि रणनीति यही है कि मेरा वोट बैंक तो मेरा है ही, क्यों नहीं हम अपोनेंट के वोट बैंक में सेंधमारी करें। यही योजना आप झारखंड में भी देखेंगी, बिहार में भी जो इंडिया गठबंधन ने इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसलिए आप वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे कुशवाहा कैंडिडेट जो है वो आरजेडी ने खड़े किए हैं, क्योंकि वहां उनको लगता है कि जो यादव और मुस्लिम है वो तो हमारे साथ हैं ही, तो क्यों नहीं वहां सेंधमारी की जाए। तो ये तरीका होता है। तो अब ये जो योजना बनी है ये कितना सफल होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हजारीबाग के साथ क्या है कि ये वो क्षेत्र है, जैसे आप रामगढ़ की ही बात कर लीजिए, तो वहां पर चंद्र प्रकाश चौधरी का एक अपना प्रभाव रहा है। तो वहां जो महतो और कुर्मी वोटर्स हैं वो किन के साथ जाएंगे ये महत्वपूर्ण है और ये जो है वो बीजेपी को एक एज दिलाता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो जयराम की पार्टी से खड़े हैं संजय मेहता, वो भी कुछ हिस्सा जो है उसमें से वो सेंधमारी कर सकते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से लगता है कि उतना एडवांटेज शायद जो है न मिल पाए। इसके अलावा बसपा ने जो यहाँ एक कैंडिडेट दिया है वो बड़ा दिलचस्प है, वो मोइनुद्दीन अहमद हैं। पिछले बार वो चुनाव लड़े थे लेकिन बसपा के टिकट पर नहीं थे, तब उन्हें 2.25% वोट जो है वो उसके आसपास आया था और मोइनुद्दीन इस बार बसपा के टिकट पर लड़ रहे हैं और उन्हें जो है शेड्यूल कास्ट वोट का साथ चाहिए, इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स के साथ। तो वो कितना वोट जो है मुस्लिम वोटर्स में से निकाल पाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर वो निकाल लेते हैं तो इसका नुकसान जेपी पटेल को सीधे सीधे होगा। तो पिछली बार भी आपने बताया कि 2.25% ही था, तो बहुत तब किसी पार्टी से नहीं थे। हाँ। लेकिन देखिए होता क्या है कि अगर 1-to-1 फाइट में अगर फाइट नजदीक पहुंच जाती है तब 10,000, 20,000, 30,000 वोट भी बहुत मायने रखता है। खूंटी में पिछली बार याद कीजिए 1445 वोटों की ही जीत थी अर्जुन मुंडा की और नोटा में उससे बहुत ज्यादा वोट पड़े थे। तो इसीलिए हर वोट जो है वो
महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए हम अपने दर्शकों को भी कहते हैं कि आप जाएं, वोट करें, जिन्हें भी करना हो आप ज़रूर करें, ताकि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हजारीबाग का अगर आप आकलन करें, यादवों की संख्या भी यहाँ पर जो है वो 4% से ज़्यादा है। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो बरही आए, वहाँ उन्होंने प्रचार किया। तेजस्वी यादव आए, उनका प्रोग्राम बनाया गया। तो सब सारे वोटों पर दोनों पार्टियों की नज़र है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के अलावा जो मनीष जायसवाल को फ़ायदा है वो मोदी फैक्टर का है, जो मोदी मैजिक का है, जो कि कई बार जो है वो गाँवों तक जो पहुँचा है और जो लाभ मिला है उन्हें, जिन योजनाओं का, चाहे आप राशन की बात कर लीजिए या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, तो उसका लाभ जो है वो मिल सकता है। और प्लस जो मोदी फैक्टर की वजह से कुछ वोट बढ़ते हैं लोकसभा चुनाव में, उन सब के सहारे ऐसा दिखता है कि मनीष जायसवाल का पलड़ा फिल वक्त जो है वो थोड़ा भारी है। अब 2 दिन का समय है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो ये 2 दिन का वक्त है और ऐसे में प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत अब करेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर थमेगा और 20 मई को यहाँ वोटर्स अपना फैसला सुनाएंगे। तो ऐसे में दोनों ही कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है और दोनों ही कैंडिडेट चुनाव प्रचार में भी उसी रफ्तार से लगे हुए हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी सीटों के समीकरण को जानने के लिए, बाकी सीटों में जीत हार कैसी हो सकती है, इसे जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।